आज के वीडियो में हम गाउस नियम या गॉस लॉ, गॉस थ्योरम भी कहते हैं इसको, इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गॉस लॉ क्या है और गॉस लॉ से हमें कौन सा फार्मूला मिलता है या उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसको जानने से पहले हम कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी मान लीजिए कि कोई चार्ज है जो इस फूल के केंद्र में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज से जैसे ये फूल के जो भी ये आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये रोए, ये मान लीजिए कि फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं, अगर ये चार्ज इस ग्लोब के अंदर सेंटर में रख दिया जाए तो सेंटर से चारों तरफ ऐसे फील्ड लाइन निकलती निकलेंगी। मैंने अभी बताया ग्लोब से चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलती रहेंगी। अब उन फील्ड लाइन को अगर हम ग्लोब के पूरे सरफेस से कंपेयर करें या फील्ड लाइन के इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई इस पूरे सरफेस से कर दें, तो इस पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाला जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उस पर विचार करेंगे। तो अभी जान लीजिए कि अगर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फाई से शो करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए और क्या चाहिए, आपको वो सरफेस चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पूरा वो उस गोले का सरफेस एस हो, अब पहले तो एक छोटे से सरफेस के लिए ये करना पड़ेगा, तो डेल्टा एस और उसका वेक्टर कर लेते हैं। किसी छोटे से सरफेस को लेकर के हम निकालेंगे। मान लीजिए कि एक छोटा सा सरफेस यहाँ है, तो सेंटर से होकर गुजरने वाला ये छोटा सा एरिया एलिमेंट, इस पूरे एरिया का, पूरे सरफेस का एक छोटा सा एरिया है जिसको डेल्टा एस से हम शो कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एरिया बांट लेंगे इसमें, ठीक है, और बराबर बराबर और सबको ऐड कर देंगे तो आपका इस पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल एस, ऐसा पढ़ा हुआ है। अगर ये छोटा एरिया है तो फिर यहाँ आपको डेल फाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उस गोले से होकर गुजरने वाला अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा और वो सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना सरफेस आप ले रहे हैं, मतलब सरफेस का एरिया, जो एरिया एलिमेंट ले रहा है एरिया फाइंड आउट करना होगा। अभी ई फाइंड आउट करने के लिए आपको वो चार्ज चाहिए, ठीक है, और चार्ज से सरफेस की दूरी यानी रेडियस चाहिए। जैसा कि हमने बनाया हुआ है, चार्ज जहाँ सेंटर में अगर रखा हुआ है तो वहाँ से सरफेस के बीच का डिस्टेंस, जिसको कि रेडियस बोलेंगे, वो चाहिए यानी 1 2 3 एलिमेंट्स चाहिए ना। हालांकि हम इसी एलिमेंट से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये 3 एलिमेंट चाहिए। लेकिन गॉस ने क्या किया, गॉस ने कहा कि इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझे, फाई इज इक्वल टू, मैं टोटल सरफेस का एक ही बार में बता देता हूँ, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट। आप जानते हैं एप्साइलन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इतना है, और आपको केवल चार्ज लेना है, चार्ज जो भी है, तो चार्ज बाई 8.854 इंटू 10⁻12 कर देंगे, बस इतना कर देंगे। इस पूरे गोले से, जो भी मैंने बताया, इस पूरे गोले से निकलने वाला जो फील्ड लाइन है वो आपको पता, वो फील्ड लाइन जो है उसका फ्लक्स, उससे पूरे एरिया से निकलने वाले फील्ड लाइन को ही फ्लक्स कहते हैं। तो पूरा फ्लक्स को आपको टोटल कैलकुलेट करने के लिए केवल इसकी ज़रूरत है, ये तो पहले से ही पता है, कांस्टेंट है। तो आप ये बताइए कि आप इन दो, मतलब एक ही क्वांटिटी को, एक ही फाई को जानने के लिए आप ये तरीका यूज करेंगे फर्स्ट वे या ये तरीका यूज करेंगे सेकंड वे। ऑब्वियसली आप ये तरीका यूज करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि गॉस ने किसी भी क्षेत्र से होकर गुजरने वाला जो फील्ड लाइन है, जिसको फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे दिया हुआ है। ठीक है, बस वो करते क्या हैं कि किसी एक पॉइंट पे नहीं, पूरे सरफेस, मतलब वो जो भी आप, अगर वो, मतलब आपको एक बंद पृष्ठ चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, जैसे कि गोला था, जैसे कि बेलन हो जाएगा, उसमें दोनों तरफ से खुला तो रहता है, लेकिन आगे कैलकुलेट करेंगे वो भी बंद हो जाता है मैथमेटिकली। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए ये कमरा ही है ना, ये क्यूबॉइड कमरा है या क्यूबिक कमरा है कोई, तो इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने कितना आसान तरीका दे दिया हुआ है, इसकी अपेक्षा तो काफ़ी आसान है। अभी आप ये कैलकुलेशन यही नहीं रुकता है, ऐसे न जाने कितने उस पर सरफेस
एरिया एलिमेंट होंगे, उस सारे एलिमेंट को आपको ऐड करना होगा। तो सभी के लिए फाई फॉर ऑल, सभी एस के लिए, और फिर आपको ई करना होगा और इनटू डेल एस करना होगा, ऐसा करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ तक भी अगर रुक जाते हैं तो फिर हमें कितनी सारी क्वांटिटी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए रेडियस चाहिए और वो जो चार्ज है वो चाहिए, फिर आप एरिया फाइंड आउट करो और फिर उनका मल्टीप्लाई करो, फिर उन सारे अवयवों को ऐड करो, फिर जा कर के उस पूरे सरफेस का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा। और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधे आपको ठीक क्या चाहिए, बस केवल चार्ज चाहिए और चार्ज का आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना कर दो, उस पूरे सरफेस से, उस बंद वक्र या फिर क्लोज सरफेस जिसको गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गाउसियन सरफेस कहते हैं, उस गाउसियन उस गाउसियन सरफेस से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आसान है या ये आसान है? आसान तो यही लग रहा है, लेकिन उन्होंने इस नतीजे को कैसे प्राप्त किया या ये फॉर्मूला उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये स्टेटमेंट ये कैसे बनाया होगा, इसके लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उसमें इसका मदद ज़रूर लेंगे क्योंकि ये बेसिक है ना, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ये कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, इसकी ज़रूरत है, इसके बिना ये फाइंड आउट ही नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला बनता ही नहीं अगर ये नहीं बना होता तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं फ्लक्स के बारे में। अब फ्लक्स के बाद गाउस लॉ कह लीजिए या गॉस लॉ कह लीजिए या गॉस थ्योरम कह लीजिए। ठीक है, तो आइए हम अब गॉस थ्योरम पे चर्चा करते हैं। अभी आपने ये चर्चा के बाद से ये जान लिया कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, इस चर्चा का उद्देश्य यही था। अब आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम प्रूव करते हैं। अभी ये एक मान लीजिए कि स्फीयर है, बिल्कुल इस ग्लोब की तरह। ठीक है, और इस ग्लोब के अंदर सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक चार्ज Q है, और इस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया, जैसे मैंने उस पर अभी खींच के बताया था, वो छोटा सा एरिया आपने डेल S लिया हुआ है और जिस एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ है। जैसे मान लीजिए ये आपने एरिया ले लिया हुआ है, तो एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ है क्योंकि फेस इसका इधर की तरफ है, तो एरिया का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। ठीक है, और इसके सेंटर पर रखे हुए जो चार्ज है, उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी एरिया की तरफ ही है, यानी एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों इक्वल है। और इस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो वेक्टर ई से हम शो कर लेते हैं, इस सरफेस पे, उस पॉइंट पे या उस पूरे सरफेस से। ठीक है, अब इस छोटे से सरफेस से जितने भी फील्ड लाइन होके गुजरेंगे, ये इतना छोटा है कि सबका लगभग डायरेक्शन एक ही मान सकते हैं। ठीक है, छोटा इसलिए लिया गया है क्योंकि सबका पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही मान सकते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि उस छोटे से एरिया से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, छोटे से एरिया से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि डेल्टा वेक्टर एस एलिमेंट एरिया से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो हमने इस छोटे से एरिया के एलिमेंट डेल वेक्टर एस एलिमेंट लिया, उसमें वेक्टर इसलिए लगा दिया ताकि हम डायरेक्शन भी दिखा पा रहे हैं इसमें, और उसका डायरेक्शन आप ये जानते हैं, एरिया का जो फेस जिधर की तरफ रहता है, एरिया का फेस जिधर की तरफ डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। तो द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल वेक्टर एस इज फ्लक्स। अब चूँकि एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी पूरे सतह की अपेक्षा छोटा ही माना जाएगा, पूरे सरफेस से जितना फ्लक्स होगा उस टोटल नेट फ्लक्स की अपेक्षा ये बहुत छोटा होगा, तो इसलिए इसको भी डेल से शो कर लेंगे। अब आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है कौन? फ्लक्स। ये पहले पढ़ चुके हैं फ्लक्स में। तो ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू r² इंटू कैप r डॉट डेल वेक्टर एस। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई 4πε0, और चार्ज और उस एरिया पर किसी भी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि गोला जो है, ये स्फीयर जो है, उसका रेडियस है r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी, तो r, और ये कैप r इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, उस एरिया के डायरेक्शन को, वो उसके लेंथ के डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके डायरेक्शन को, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इनटू ये डेल वेक्टर एस। ठीक है, अभी इसको अगर वेक्टर फॉर्म में, मतलब इसको भी स्केलर फॉर्म में लेके आए तो हम लिख सकते हैं, और डेल फाई इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r²। अभी हम ये जान लेते हैं ये दोनों वेक्टर है
और इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि इसका डायरेक्शन आर का कैप आर का डायरेक्शन और डेल एस का डायरेक्शन ये वेक्टर एस का डायरेक्शन सेम ही है, तो डायरेक्शन सेम होगा तो आर इंटू डेल एस इनके मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा लग जाएगा। तो डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 होगा, है ना। अभी आर, और हम ये जानते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, 1 होगा ना, 1 होगा क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो 1 हो जाएगा। तो डेल एस और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू डेल एस इंटू 1 इज इक्वल टू एस डेल एस। तो हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम केवल डेल एस से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया इस छोटे से एरिया पर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस छोटे से एरिया से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। समझ में आया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने तो चूँकि लिया हुआ है एक पूरा का पूरा स्फीयर लिया हुआ है, एक स्फेरिकल सेल लिया हुआ है, तो इस स्फेरिकल सेल में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। पूरे सेल के सरफेस को लेना है, पूरे सेल के सरफेस को लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, या स्फेरिकल सेल भी ले सकते हैं। तो टोटल नेट फ्लक्स हो जाए, ये नेट फ्लक्स हो जाएगा टोटल सरफेस पे, फाई से शो कर लेंगे, उसको डेल हटा देंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को मतलब किया क्या है हमने, ऐसे जितने भी डेल फाई हैं उन सबको ऐड कर लिया हुआ है, यानी सिग्मा डेल फाई, इसका वैल्यू हो जाएगा फाई, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, फाई। तो इधर सिग्मा यानी सारे एलिमेंटों को जोड़ लिया हुआ है, इधर हम सारे एलिमेंटों को जोड़ेंगे तो ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बाहर लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा डेल एस लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सारे एलिमेंट लिख देते हैं। अब आप ये जानते हैं कि ये एक स्फेरिकल सेल है और इसके हम चाहें जितने भी छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट ले लें और इन सारे एलिमेंट्स को, सारे एरिया एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, तो डेल एस का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, जहाँ आर जो है इस गोले की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो अभी वो यहाँ यूज कर लेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे वेयर डेल समेसन डेल एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब जहाँ समेसन एस जो है डेल एस पूरे गोले का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होता है, एरिया है। तो हमें मिल चुका है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और पूरे स्फेरिकल सेल से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा, हमने जो आपको शुरू में बताया था कि फ्लक्स टोटल स्फेरिकल सेल से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जो हमने प्रूव कर लिया हुआ। और यही गॉस थ्योरम है, इसी स्टेट को, ये गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेट है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का उस बंद वक्र पर परिबद्ध जितना भी आवेश होता है, टोटल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। लिखेंगे दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। और अगर हम इसको इन वर्ड बोलें, शब्दों में बयां करें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद वक्र के पृष्ठ पर कुल आवेश का ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है,
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, उसको वर्ड में अगर स्टेट करें तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये अभी हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर लिया हुआ है। तो अभी आपने जाना गॉस थ्योरम, अब या गॉस लॉ। गॉस लॉ के बाद जो है हम अगले इसके कुछ एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसके 3 एप्लीकेशन एनसीईआरटी में हैं, जिसमें एक वायर के लिए है, एक इन्फिनिट सीट के लिए, चार्ज्ड इन्फिनिट सीट के लिए, और एक जो है स्फीयर के लिए है, चार्ज स्फेरिकल सी वेसल के लिए। तो इसकी चर्चा जो है अगले हम वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।